हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सारे प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे जो एग्जाम पैटर्न लेवल के जो है आपका एग्जाम लेवल का प्रश्न होगा। और इनमें से आपको सबसे पहले बनाने का प्रयास करना है। आपको सोचना है कि आप जो है इनमें से कितना जो है आप बना पाते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा प्रश्न का आंसर जो है कौन सा होगा। और आपको वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है कि आप इसमें से जो है कितना को आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा देश का पहला सबसे पुराना जो है प्लेट जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सारे जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ और एएफ जो है असम राइफल जो है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, आपका सीएपीएफ के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी सेंट्रल आर्मीड पुलिस फोर्स के अंतर्गत सारे जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेज आ जाते हैं। लेकिन इसमें से आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो है देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, ये कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स है सबसे पुरानी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो है पुराना की अगर हम बात करें तो ये आपका असम राइफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1835 में किया गया था। 1835 में इसका स्थापना किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में ही इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो 1939 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम बीएसएफ की अगर बात की जाए तो बीएसएफ की स्थापना जो ये 1965 में हुआ था। उसके बाद अगर सीआईएसएफ की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका कब हुआ था, 1969 में हुआ था। यानी सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1939 में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1965 में। उसके बाद सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, 1969 में हुआ था। उसके बाद ये एएफ जो है ये असम राइफल, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1835 में। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ए डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो इनका लेखक हो जाए आर.के. लक्ष्मण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है 1860 ईस्वी में जो है इन्होंने लुई पास्चर के द्वारा 1860 ईस्वी में रेबीज के टीके की खोज किया गया था। अच्छा, रेबीज के टीके जो है ये किसको, ये जो है कैसे होता है, रेबीज के टीके जो है ये रेबीज जो बीमारी है ये कैसे होता है, तो इसको जो कुत्तों के काटने से होता है रेबीज की बीमारी। और इसको जो है लुई पास्चर के द्वारा इसके जो है टीके की खोज किया गया था। कब, 1860 में किया था लुई पास्चर कहाँ के, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। पानी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका इस प्रकार से है। 4 नंबर, जो है पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है, तो ये रेनिन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्यतः प्रभावित होते हैं, तो ये जो है टाइफाइड की अगर हम बात करें कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है ये टाइफाइड से जो है ग्रसित होते हैं या मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं, तो टाइफाइड से आपका अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि टाइफाइड ये कैसे होता है, तो ये गंदे पानी पीने के कारण से जो है टाइफाइड होते हैं। अगर इसमें हम जीवाणु की बात करें कि ये जो है किस जीवाणु के कारण होता है, यानी गंदे पानी में किस जीवाणु के कारण जो है टाइफाइड हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा साल्मोनेला हो जाएगा। साल्मोनेला जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण टाइफाइड होता है। और एक होता है टाफिया, क्या होता है, टाफिया एक जीवाणु है जिसके कारण से आपका ये हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, टाइफाइड की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। एक होता है सॉल्मोनेला, उसके बाद टाफिया, जिसके कारण वो पानी में पाया जाता है, जिसके कारण टाइफाइड की समस्या उत्पन्न होती है। और ये जो है किस अंग को प्रभावित करती है, आंत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है तैयार किया गया था। तो ये किया गया था मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो जो है कौन है, भारत की सर्वप्रथम जिसे विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो जो है सर्वप्रथम कौन सी महिला है जिसे विश्व सुंदरी चुनी गई थी, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। रीता फारिया को सर्वप्रथम 1966 में विश्व सुंदरी चुनी गई थी, सर्वप्रथम यानी प्रथम बार इनको चुना गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं।
अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इनमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण है। और अगर हम बात करें कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की ये जो गुफाएं यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है, तो जातक कथाओं का चित्रण है। अगर हम बात करें कि अजंता की गुफाएं जो है ये अधिकांशतः जो ये गुप्त काल में ही हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, अधिकांशतः जो ये गुप्त काल में ही, ये भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, तो ये गुप्त काल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में यहाँ से पूछा जा रहा है अजंता की गुफाओं का चित्रण है, तो ये जो है जातक कथाओं का है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी चालू कोई और किया था और पूरा किसी ने और किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि जो पूरा किसने किया था। तो पूरा किया गया था इल्तुमिश के द्वारा, और शुरू की इन्होंने किया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लेकिन इनको पूरा किसने किया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, इल्तुमिश के द्वारा किया गया था। और इसका अगर निर्माण की बात करें तो ये जो है काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। तो किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी, इल्तुमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें कि प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, तो ये पन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और मौर्य काल में अगर हम सिक्के की बात करें कि सिक्का जो है मौर्य काल में ये आपका रहता था सोना का रहता था, उसके बाद चांदी का रहता था, उसके बाद तांबा का रहता था। तांबा का जो है सिक्का बनाया जाता था मौर्य काल में। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जाता है कि मौर्य काल में सिक्का जो है मुख्यतः किसका बना हुआ होता है, तो वहाँ पर आपको चांदी या सोना या तांबा रहेगा, तो वहाँ पर आपको टिक करना होता है। और ये जो प्रीवियस में पूछा भी गया था। चलिए नेक्स्ट पास है 11 नंबर, सिंदूर किसे कहते हैं, तो PbO3O4 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक अगर भखरा सिंदूर की बात करें तो HGS हो जाएगा, जो कि HGS हो जाएगा। इसको भी पूछा जाता है कि भखरा सिंदूर का सूत्र क्या है, या सिंदूर का अगर सिंदूर का सूत्र डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा तो या तो ये रहेगा या तो फिर ये रहेगा Pb3O4 रहेगा। तो यहाँ पर Pb3O4 है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर भखरा सिंदूर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो HGS हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओटावा किस देश की राजधानी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ओटावा किस देश की राजधानी है बताइए, तो ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें कि ग्रीनलैंड की जो है ये ग्रीनलैंड जो ये क्या है, एक डेनमार्क के अंतर्गत ये क्या है, एक द्वीप है। क्या है, डेनमार्क के अंतर्गत ये एक प्रकार का द्वीप है। उसके बाद कनाडा की अगर हम बात करें कि कनाडा की कैपिटल क्या है, तो कनाडा का कैपिटल हो जाएगा आपका ओटावा जो है किसका, कनाडा की कैपिटल जो है आपका ये ओटावा हो जाएगा। उसके बाद डेनमार्क की अगर हम बात करें, डेनमार्क का कैपिटल क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कोपेनहेगन हो जाएगा। यानी क्या है इसका, डेनमार्क का कैपिटल क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ऑप्शन नंबर ए को लेकर के, तो ये हो जाएगा आपका ओस्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओस्लो हो जाएगा आपका, नॉर्वे की कैपिटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बताना है कि ओटावा जो है ये किसकी कैपिटल है, तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगा, ओटावा। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये कनाडा का कैपिटल क्या हो जाएगा, ओटावा। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, कुछ इस प्रकार से नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि नवपाषाण काल के द्वारा प्रथम पाला गया पशु ये कौन था, तो ये घोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये धनबाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान है, ये जो है ये जो है आपका कोयला और लिग्नाइट के अनुसंधान के लिए जो स्थापित किया गया है, किसके लिए, कोयला और लिग्नाइट के लिए किया गया। और ये कहाँ है आपका, धनबाद, ये झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये जो विघटित हो गए, यानी क्या हुए, दोनों क्या हुए, अलग हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब भारत से अलग हो गए तो ये कब हो गया था, ये भी पूछा जाता है। लेकिन ये आपसे पूछा रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के जो है कब तक अंग थे, यानी कब तक भारत के साथ शामिल थे, तो 1947 तक ये क्या थे, शामिल थे। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया स्वतंत्रता के बाद, पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त 1947 को ये क्या हुआ, भारत से अलग हो गए। उसके बाद बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 1971 में जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ। पहले पाकिस्तान जो है ये भारत से अलग हुआ कब, 14 अगस्त 1947 को। उसके बाद 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गए। तो इतने आपको यहाँ से जो है याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, महात्मा गांधी हर्षवर्धन फकीर यानी अर्धनग्न फकीर जो है ये किस उक्ति ने यानी ये उक्ति जो है किसने कही थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने जो है कहा था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि किसके द्वारा ये जो है बात कही गई थी। तो ये जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। अगर विंस्टन चर्चिल की हम बात करें कि ये कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कुछ इस प्रकार से है, पोंग जो है बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि पोंग बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो बताइए कि ये जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। और ये जो हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, अगर ये दूसरा सबसे बड़ा बांध हिमाचल प्रदेश का, तो पहला कौन होगा? तो पहला जो है आपका भाखड़ा बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाखड़ा बांध हो जाएगा पहला, जो सतलुज नदी पर बनाया गया। काफी फेमस है, जो पूछा जाता है कि जो है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। और यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पोंग बांध जो है किस नदी पर बना है, तो ब्यास नदी पर बना है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। और पहला कौन सा है? तो भाखड़ा, जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसको कितनी अवधि तक, यानी जब राष्ट्रपति उस पद से इस्तीफा दे देते हो तो उसको कितना समय के अंतर्गत जो है उसको भरना जो है जरूरी होता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि कितना समय तक उसको भरना चाहिए। तो ये जो है 6 महीने के अंतर्गत भरा जाना चाहिए। और ये जो है आर्टिकल 62 के तहत जो है ये 6 महीना के अंतर्गत भारत 62 में इसी के बारे में चर्चा किया गया है। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे देते हैं या तो छोड़ देते हैं तो उसका जो है पद जो है 6 महीने तक खाली रह सकता है, यानी 6 महीने के अंतर्गत जो है उसको भरा जाना चाहिए। आर्टिकल ये किसके तहत? 62 के तहत कहा गया है। अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति को अपने पद से जो है कौन इसको हटा सकता है, तो वो संसद के द्वारा हटा सकता है। महाभियोग पारित करके जो है संसद के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को, उसको जो है मैंने पिछली वीडियो में कराया था कि राष्ट्रपति को अपने पद से जो है कौन इस्तीफा दिला सकता है, यानी कौन हटा सकता है, तो वो संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके हटाया जा सकता है। और ये जो अगर खाली हो जाता है उनका अगर सीट खाली हो जाता है तो ये 6 महीने के अंतर्गत जो वो भरा जाना चाहिए। 62 यानी आर्टिकल 62 के तहत वो भरा जाना चाहिए। तो इतने आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास, प्याज परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित रूप है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम प्याज की बात करें कि ये किसका परिवर्तित रूप है, तो ये तना का परिवर्तित रूप हो जाएगा। अगर आप प्याज खाते हैं तो इसका मतलब आप तना खा रहे हैं। अगर आप आदि खाते हैं तो ये भी पूछा जाता है आदि का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। अगर आप आदि खाते हैं तो आदि का भी आप क्या खा रहे हैं? तना खा रहे हैं। अगर हम बात करें कि आप अगर सलगम खाते हैं या तो फिर आप मूली खाते हैं तो वो आप क्या खा रहे हैं? वो आप तना नहीं, वो आप जड़ खा रहे हैं। तो ये भी पूछा जाता है ऐसा कि हम लोग मूली का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग जड़ खाते हैं। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्याज का परिवर्तित रूप क्या है, तो प्याज का परिवर्तित रूप तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान में मूलभूत जो अधिकार है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि अमेरिका के संविधान से जो है भारत में मूलभूत संविधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्निया जो है नेत्र का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक चीज पूछा जाता है कि मानव में जो है किसको जो है मानव नेत्र के किस अंग को जो है दान में दिया जाता है, तो ये कॉर्निया को दिया जाता है। और कॉर्निया को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉर्निया की जो लंबाई चौड़ाई ये कुछ भी जो भी हो तो वो जो है बढ़ता नहीं। कॉर्निया एक समान रहता है सब दिन। क्या रहता है कि हमेशा कॉर्निया जो है ये समान रहता है, इसके लंबाई में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण ये किसी को भी दान दिया जा सकता है, छोटा या बड़ा हो, वो जो किसी को भी दान दिया जा सकता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कॉर्निया शरीर का किस अंग का भाग है, तो ये आंख का भाग है, ये नेत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। चर्च किस धर्म का पूजा स्थल है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि चर्च जो है ये किस धर्म का पूजा स्थल है, तो ये ईसाई धर्म का पूजा स्थल है। ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। यानी अगर हम प्रदूषित जल को अगर पी लेते हैं तो वो जो है प्रदूषित जल का हम जब सेवन करते हैं उससे हमारे में किस प्रकार का लक्षण हो सकता है, यानी कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये जो टाइफाइड हो जाएगा, चूंकि मैंने अभी ऊपर में बताया कि वहाँ पर क्या होगा, अगर प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदूषित जल की अगर हम भांति अगर व्यवहार करते हैं यानी पीते हैं तो हम किस लक्षणों का विकार करेंगे, तो टाइफाइड से। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर में दिया हुआ है भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था। ये वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। उनका कब किया गया था? 1498 में जो इनके द्वारा जो है भारत का खोज किया गया था। इस समुद्री मार्ग के द्वारा ये कहाँ पर पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर सी इस पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत में जो है भारत का खोज किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर पूछा जाएगा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो ये जो है वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये जो है समुद्री मार्ग के द्वारा भारत पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत की खोज कब हुई थी, तो ये 1498 में हुआ था। किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक विमान किस को हानि पहुंचाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सुपरसोनिक जो विमान है ये किसको हानि पहुंचाता है। तो ये जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। किसको? ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। चूंकि ये जो विमान है ये ओजोन मंडल के काफी समीप उड़ता है। ओजोन मंडल के काफी समीप उड़ने के कारण ये N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ये गैस क्या करता है? प्रक्षेपित करता है। जब छोड़ता है तो ये ओजोन मंडल को क्या करता है? नष्ट करता है, जिसके कारण सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी इस पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच इस प्रकार से है। 24 नंबर, इनमें से आपको बताना है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको जो आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि इसका जो है कौन सा आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, इसको जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए उसको हम जो है छोड़ दिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो ये जो है बदरुद्दीन तेजस्वी है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तेजस्वी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तेजस्वी है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह नाम किसने दिया था। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो 1885 में हुआ था। और ये जो है किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था ओ हुरुम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओ हुरुम के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, पूना समझौता निम्न में से किसके बीच हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि पूना समझौता जो है ये किनके बीच हुआ था। तो पूना समझौता की अगर हम बात करें तो ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था पूना समझौता, इसका डेट भी पूछा जाता है कि पूना समझौता ये कब हुआ था। तो ये जो है 26 दिसंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और ये किसके बीच? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर और ये लास्ट प्रश्न है। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कब किया गया था। तो रोलेक्ट एक्ट जो है ये 1999 को पारित किया गया था। 1919 को पारित किया गया था। कब किया गया था? रोलेक्ट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। और ये जो है यानी अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर मंथ भी पूछा जाए, तो ये 21 मार्च को किया गया था। कब किया गया था? 21 मार्च को जो है रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। 21 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। और रोलेक्ट एक्ट में होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के अनुसार अगर उस पर डाउट होता है कि ये किसी भी प्रकार का क्राइम किया है या आतंकी है, तो उसको क्या किया जाता था? उसको जेल में डाल दिया जाता था। यानी किसी भी वो ये रोलेक्ट एक्ट, जिसको आप काला कानून भी बोल सकते हैं, ये काला कानून भी था। और ये जो इस पर भारतीयों ने काफी जो है इस पर विरोध किया था कि ये जो है ये गलत है। और इसमें क्या होता था कि शंका के आधार पर उसको जो उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये हो जाएगा आपका रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 21 मार्च 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बस यही लास्ट प्रश्न था आपका। आज का लास्ट प्रश्न यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो इससे जुड़ी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इससे सीधा आप सब नोटिफिकेशन जाएगा, आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।